डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज का टॉपिक है ग्रुप 13 को लेकर हम देखेंगे। तो पहला ही ग्रुप 13 में कौन कौन आ जाता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब पहला ही बात है इनका 13 ग्रुप का है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है 3 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जान लेते हैं। बोरोन का जैसा होगा हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का होगा नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का होगा आर्गन 4s2 4p1, इंडियम इंडियम इसका होगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1, और थैलियम का होगा जेनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p1। ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जहाँ पे 6s2 ये 6s2 6p1 5s2 5p1, ये इसका मतलब है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें रहता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई इनमें रहता है। तो इसका जो देख लिया हम ग्रुप 13 वाला एलिमेंट्स, जहाँ पे बोरोन होता है नॉन मेटल, बाकी सब तो मेटल होता है भाई। लेकिन हम इसको भी लेके कुछ बात करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। +3 से लेके भाई -5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये ग्रुप। +3 से लेके -5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये लोग। ठीक है, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाता है। तो +5 +3 -5 सब कुछ दिखाता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब भाई क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भाई डिक्रीज करता है। जब हम ग्रुप 13 में बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों भाई, क्यों डिक्रीज होना चाहिए? और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इंक्रीज करता है। क्यों? वही एक ही बात, घिसी पिटी सी बात, वही है 6s2 ऑर्बिटल का क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन रिलेक्टेंट टू एमिट, तो वो नहीं निकलेगा। तो वहां पे जब ऊपर से नीचे जाएंगे, जब एटॉमिक वेट जब इंक्रीज कर जाएगा, थैलियम दिखाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, जहां में वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा भाई। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे जाते वक्त इंक्रीज करता है, +3 डिक्रीज करता है। ये बात तो हो गया, चलो ये बात तो हो गया। अब इन लोगों का कुछ देख लेते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन देखते हैं भाई। ऑक्साइड तो सब कोई फॉर्म करता है, लेकिन किसको क्या बोला जाता है? B2O3 होता है भाई। बोरोन होता है नॉन मेटल, इसलिए B2O3 होता है एसिडिक ऑक्साइड। B2O3 होता है भाई एसिडिक ऑक्साइड। नीट का क्वेश्चन, जेमेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया भाई, यहाँ से डायरेक्ट बात क्वेश्चन पूछ लिया, कौन कैसा ऑक्साइड होता है। B2O3 के बाद जो आता है Al2O3 दिखाता है एम्फोटेरिक नेचर, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भाई। इसके बाद गैलियम का Ga2O3 जो फॉर्म होता है, वो भी होता है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम In2O3 जो होता है भाई, वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड होता है भाई। इसका भी बेसिक ऑक्साइड होता है। और Tl2O3 थैलियम को जो ऑक्साइड होता है, वो भी क्या होता है भाई? बेसिक ऑक्साइड, वो भी बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब बोरोन एल्यूमिनियम दोनों ही एयर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके E2O3 फॉर्म करता है। बोरोन और गैल्यूमिनियम दोनों ही, ये सारा सब कुछ छाप लिया, सबने छाप लिया भाई। छापने के बाद देखो, ये सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कौन कितना कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक कौन है, एसिडिक कौन है। अब बोरोन और जो एल्यूमिनियम है, ये डायरेक्ट E2O3 टाइप का ऑक्साइड बना देता है भाई। जैसा बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके B2O3 बना देगा। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम ये सारा सब कोई जो होता है, बोरोन नॉन मेटल एल्यूमिनियम मेटल, सब कोई E2O3 मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसको छोड़ के भी हाई टेम्परेचर में भाई, हाई टेम्परेचर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर में बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम सब कोई दिखाता है क्या? नाइट्राइट फॉर्मेशन कर लेता है भाई। नाइट्राइट फॉर्मेशन कर लेता है। कैसा करके करता है? MN एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे भाई, हाई टेम्परेचर में ये लोग नाइट्राइट भी फॉर्म करते हैं। नाइट्राइट भी फॉर्म करता है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। ठीक है, और इंडियम थैलियम ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है, दिखाता है, लेकिन नाइट्राइट जरूर फॉर्मेशन करता है। ऑक्साइड और नाइट्राइट फॉर्मेशन होता है भाई बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम का। अब ये सारा देखने के बाद हम जाएंगे कुछ रिएक्शंस पे, किसी के नाम पे, और इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन जैसे हम जानेंगे जो मैं प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन में दिखाई थी भाई, BF3 BBr3 BCl3 Bi3 ऐसा कुछ दिखाया था, उसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके पहले एक और चीज देख लो, जानते हो सब कोई B2O3 को, ये भी क्वेश्चन भाई डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, नीट में, जेईई मेंस में। क्या होता है? इसको बोला जाता है बोरोन का एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड भाई, बोरिक एनहाइड्राइड। क्यों भाई बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। बोरिक एसिड किसको बोला जाता है भाई? ऑर्थोबोरिक एसिड बोला जाता है। H3BO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड बोला जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, इसका एनहाइड्राइड हो गया क्या? H3BO3 का एनहाइड्राइड हो गया है B2O3, इसलिए पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, क्या B2O3 क्या होता है? B2O3 होता है भाई, क्या होता है? बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। चलो ये बात जानने के बाद हम थोड़ा जाते हैं क्या एसिडिक नेचर के बारे में। थोड़ा जानना तो इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं BF3 फ्लोराइड बोरोन का जो हैलाइड फॉर्मेशन होता है, बोरोन वाला ग्रुप में, मतलब 13 वाले ग्रुप में सारा जो एलिमेंट्स है वो ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है भाई। पहला ये जान लो, ये ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है भाई। ग्रुप 13 ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है, जिनमें से स्पेसिफिकली TL का जो हैलाइड होता है ट्राई हैलाइड, वो स्टेबल नहीं होता है भाई। TL I3 अनस्टेबल होता है भाई। थैलियम आयोडाइड ट्राई आयोडाइड, TL I3 भाई होता है अनस्टेबल।
अनस्टेबल होता है। लेकिन ग्रुप 13 का ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन होता है, ग्रुप 13 का ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन भाई जरूर होता है। वहां पे भी AlCl3 जो है स्पेसिफिकली स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को रखने के लिए, ज्यादातर रखने के लिए वो फॉर्म कर लेता है डाइमर, फॉर्म करके वो हो जाता है Al2Cl6 जिसका हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लो, क्या बोला मैंने, TlI3 भाई अनस्टेबल होता है। ग्रुप 13 का हैलाइड ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन जरूर करते हैं भाई, जरूर करते हैं। ग्रुप 13 वाले ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पे भी थैलियम का जो आयोडाइड है, ट्रिपल आयोडाइड मतलब TlI3, वो भाई अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। अब जब होता है AlCl3 भी फॉर्म होता है, AlCl3 भी फॉर्म होता है, लेकिन स्टेबिलिटी अपना पकड़ने के लिए, स्टेबिलिटी उसका क्या परसिस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्टेबिलिटी रखने के लिए वो क्या कर देता है, डाइमर फॉर्मेशन कर देता है भाई, डाइमर फॉर्मेशन करता है। और AlCl3 का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। AlCl3 का स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा Al2Cl6 तो होगा मोनोमर, उसका डाइमर हो जाएगा Al2Cl6, तो उसका डाइमर भाई, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, ब्रिज में क्या होगा, ऐसा करके Cl फॉर्म करेगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 Cl ऐसा टर्मिनल बॉन्ड फॉर्म करेगा, टर्मिनल बॉन्ड भाई फॉर्म कर लेगा। इसका एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसका एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अच्छा खासा क्या 79 डिग्री एंगल दिखाएगा। ये जो अंदर का एंगल है 79 डिग्री एंगल दिखाएगा, और जो भाई बाहर का एंगल है वो करीब दिखाएगा क्या, 118 डिग्री भाई, करीब दिखाएगा 118 डिग्री। और अंदर का जो ये ब्रीजिंग वाला एंगल है ये दिखाएगा भाई 101 डिग्री, ये दिखाएगा 101 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका बॉन्ड लेंथ भी भाई इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ भी इसका इंपॉर्टेंट है। ये जो AlCl ब्रीजिंग वाला बॉन्ड लेंथ है वो करीब होता है क्या, 218 या फिर 219 पिकोमीटर। और जो ये बाहर वाला AlCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है भाई 206 पिकोमीटर। इससे क्या समझ में आया भाई, ब्रीजिंग वाला जो AlCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होता है, करीब 219 पिकोमीटर होता है। और साइड वाला जो टर्मिनल वाला जो AlCl का बॉन्ड लेंथ होता है वो 206 पिकोमीटर होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, टर्मिनल का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है या ब्रीजिंग वाला का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब जो यहाँ पे ब्रीजिंग वाला AlCl का जो बॉन्ड होता है एंगल वो 101 डिग्री होता है, अंदर का यहाँ बाहर का एंगल होता है 118 डिग्री और अंदर का एंगल होता है भाई 79 डिग्री। ये होता है Al2Cl6 का स्ट्रक्चर भाई। Al2Cl6 जो है क्या, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का डाइमर, उसका स्ट्रक्चर होता है भाई, ये स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है भाई एंगल से, और क्या इसका बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे क्या भाई, इसके बाद हम बोलेंगे, मैं बोल रही थी क्या, बोरोन अपना ट्राई हैलाइड फॉर्म करेगा, और उसका जो होता है सब कुछ ये भी जान लो थोड़ा। ग्रुप 13 का जो ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। ग्रुप 13 वाले जो ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं उन सारे सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन उनका sp2 हो जाता है, sp2 उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में sp2 से sp3 भी कन्वर्शन होता है, sp2 से sp3 भी कन्वर्शन होता है, वो भी देख लेंगे। सब कुछ देख के आज ग्रुप 13 खत्म करेंगे, उतना ज्यादा तो है नहीं, कुछ बोराजिन ये वगैरह वो थोड़ा बोरा से करके खत्म कर देंगे ये क्लास। चलो इसके बाद देखेंगे क्या, बोरोन का ट्राई हैलाइड मतलब BF3, उसके बाद BCl3, इसके बाद BBr3 और सबसे लास्ट में BI3। अब इन लोगों का क्या एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। लुईस एसिड हम क्या बोले थे भाई, लुईस एसिड बोला जाता है जब कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर जब एक्सेप्ट करता है, जिसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का कमियां है वो खुद को खींचेगा, वो लोन पेयर लेगा अपने सर पे खुद के पास, वो हो जाएगा भाई लुईस एसिड। लुईस बेस कौन होगा भाई, जो लोन पेयर डोनेट कर पाता है, वो होता है लुईस बेस। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड कुछ अलग हो गया भाई, यहाँ पे ट्रेंड कुछ अलग हो गया। दिखने में तो लग रहा है फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरोन का साइज भी छोटा, क्या करेगा भाई, ये एसिडिक नेचर दिखाना चाहिए, लेकिन भाई ये अच्छा लुईस एसिड नहीं होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे लग जाता है 2p ऑर्बिटल का पी पाई बैक बॉन्डिंग। अच्छे से दिमाग में घुसा लो, नया टॉपिक है 10 में नहीं देखा, 11 12 में देख लो। चलो क्या होता है, मैं क्या बोल रही थी, अब बोरोन और फ्लोरीन दोनों का ही 2p ऑर्बिटल है, बोरोन और फ्लोरीन बच्चे दोनों का ही 2p ऑर्बिटल है, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, बोरोन और फ्लोरीन दोनों का ही 2p ऑर्बिटल है। तो वहाँ पे 2p ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, कैसे करके दिखाएगा, पकड़ लो, ये है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, ठीक है। अब इसका वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया है, तो क्या करेगा बेचारा बोरोन या इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी अच्छा खासा होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 एक के साथ बॉन्ड करके रखा है, तो ये अपना लोन पेयर क्या इसका वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, ये अपना लोन पेयर अपनी वैकेंट p ऑर्बिटल में बोरोन का डोनेट करेगा, कि लेकिन p ऑर्बिटल से डोनेट करेगा और p में ही देगा, वैकेंट p में ही देगा, तब लगेगा 2p p पाई बैक बॉन्डिंग लगेगा भाई। इसको बोला जाता है p पाई मतलब क्या, बॉन्ड कोई और नहीं दे रहा इसको, BF3 को कोई और नहीं दे रहा है अपना लोन पेयर, वो खुद के अंदर ही इंट्रामोलिकुलर ये p बॉन्डिंग कैसा होता है भाई, खुद के अंदर वो पाई बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग मतलब फ्लोरीन से जा रहा है बोरोन में, यहाँ पे पाई यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लगाएगा, ये F भी लगाएगा, और दोनों का साइज करीब सेम होगा भाई, 2p अच्छे से ओवरलैप होगा, p ऑर्बिटल सेम साइज होगा, सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो पाई बॉन्डिंग स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, देने से इसका क्या हो जाएगा भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो अगर फ्लोरीन ही दे देगा बोरोन को, तो बाहर से कौन देगा भाई, फ्लोरीन ही अंदर में इसका वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बाहर का कोई एमोनिया वगैरह कोई जिसके पास लोन पेयर है वो नहीं देगा, इसमें नहीं दे पाएगा इसमें, क्योंकि जो p जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और वो बॉन्ड ब्रेक करके उसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है जो भर चुका है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से, वहां पे इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं होता है भाई। इसीलिए BF3 में क्या होता है भाई, जो फ्लोरीन होता है और B होता है उसका 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है भाई, 2p ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, कैसे ओवरलैप होता है भाई, p बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे p बॉन्डिंग होता है, जिससे ये बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे लोन पेयर देने के लिए, किसी और को लोन पेयर देने के लिए जगह फाका नहीं रहता है, खाली नहीं रहता है, इसलिए BF3 अच्छा लुईस एसिड नहीं होता है भाई। अब धीरे धीरे जब हम जाएंगे भाई BI3 में, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को जान लो, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में भी आता है, एज वेल एज ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PY की
PYQs के लिए नीट और जेई मेंस एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आया है भाई, मैं करवाऊंगी, इसका भी क्वेश्चन करवाऊंगी, सब कुछ करके देखेंगे। चलो BI3 में जब जाएंगे तो बोरोन का तो p ऑर्बिटल है भाई, लेकिन आयोडीन का क्या है भाई, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उसका डी आ जाता है, तो वो डी से डोनेट करेगा, तो p और d का मिक्सचर अच्छा नहीं होगा। जब अच्छा नहीं होगा तो आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन के अंदर नहीं डोनेट कर पाएगा, बोरोन का वैकेंट p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा भाई। तो कोई भी आके एमोनिया या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आके, अच्छा बेस आके, जिसके पास लोन पेयर है, आके बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा भाई, BI3 अच्छा लुईस एसिड बन जाएगा। लुईस एसिड क्या है भाई, पहले से फिर से सुन लो, लुईस एसिड होता है जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन खुद ले सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन BF3 क्यों नहीं होता है, क्योंकि BF3 में लगता है क्या, 2p ऑर्बिटल में p बैक बॉन्डिंग लगता है भाई, जहां से क्या होता है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है, स्ट्रॉन्ग p बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है, तो बाहर से कोई भी बेस बोरोन का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, क्योंकि वो भर चुका है पहले से। लेकिन आयोडीन के केस में उल्टा होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बोरोन का साइज छोटा होता है, वहां पे p बॉन्डिंग नहीं लगता है, अच्छा नहीं होता है, इसलिए आयोडीन नहीं डोनेट कर पाता है भाई। फाका खाली ही रहता है, बोरोन का सर एकदम फाका रहता है, तुम लोगों का दिमाग जैसा फाका हो चुका है, फाका ही रहता है, खाली ही रहता है, तो कोई बाहर का बेस आके बोरोन का सर पे दे देगा कोई अपना लोन पेयर, तो तब BI3 दिखाएगा अच्छा लुईस एसिडिटी, BI3 तब दिखाएगा अच्छा लुईस एसिडिटी। तो कोई अगर पूछेगा लुईस एसिडिटी का ऑर्डर दिखाई दे रहा है भाई सबको, लुईस एसिडिटी का ऑर्डर, लुईस एसिडिटी का ऑर्डर अगर कोई पूछेगा भाई, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अच्छे से लिख लो भाई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लुईस एसिडिटी क्या होता है भाई, इंक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है भाई, टॉप टू बॉटम लुईस एसिडिटी इंक्रीज करता है। अब ये क्वेश्चन जानने के बाद एक और क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ लो, हम देख ही लिए, ऐसे देख ही लिए, होता तो नहीं है वैसा, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करके देख ही लेते हैं। इसका हाइब्रिडेशन जानने के लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूं, 13 वाला जो ट्राई हैलाइड बनाता है, 13 वाला ग्रुप का एलिमेंट जो ट्राई हैलाइड बनाता है, वो sp2 हाइब्रिडेशन दिखाता है भाई, sp2 BF3 मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे sp2 से sp3 का कन्वर्शन भी पूछा जाता है, कैसा एक बार देख लो, पकड़ लो, BF3 ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया BF का, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल रह गया है। अब एमोनिया आया है, ये तो देता है, बट पकड़ लेते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन दे देता है, एमोनिया जब इसमें जब दे देगा क्या, अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जब दे देगा, तो कैसा फॉर्म होगा, वैसे तो BF3 भाई, BF3 वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है इसका, लेकिन जब ये अपना प्रोटोनिक दे देगा, तब ये क्या फॉर्म कर लेगा भाई, क्या फॉर्म कर लेगा, तब इसका नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा नाइट्रोजन के साथ भी इसका, ये एमोनिया है, इसके साथ BF3 का ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तब वो sp2 से क्या हो जाएगा भाई, sp2 से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है भाई, नाइट्रोजन अपना एमोनिया लोन पेयर दे रहा है, और ये माइनस हो रहा है, तब इसका स्ट्रक्चर ये sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भाई। तब ये sp2 से हो जाएगा, जब बॉन्ड कर लेगा एमोनिया के साथ, लोन पेयर एमोनिया दे देगा BF3 में, तब क्या हो जाएगा भाई, BF3 नॉर्मली था sp2, अब BF3 जब एमोनिया के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया, तब भाई उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज होकर sp3 हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप लो। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है, हो गया है। अगर हो गया तो और एक चीज भी देख लो, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि BF3 ने रिएक्शन किया भाई, HF के साथ, तो क्या होने वाला है। अब HF स्ट्रॉन्ग एसिड, HF कैसे करके टूटेगा, H प्लस F माइनस, HF टूटेगा भाई H प्लस F माइनस, जब F माइनस आ गया तो ये माइनस फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा भाई, अटैच होने के बाद क्या फॉर्म करेगा भाई, H प्लस BF4 माइनस, जहां पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई sp3, जहां पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका कांसेप्ट देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बोरोन कम से कम, बोरोन क्या 4 ही वैलेंसी दिखा पाएगा बेचारा, उसका वैलेंसी 4 ही हो सकता है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बाकी जो ग्रुप है वो अपना एक्सपेंड करके वैलेंसी को ज्यादा एक्सपेंड, डी ऑर्बिटल आता है बोरोन छोड़ के बाद का, तो क्या होता है भाई, वहां पे 4 वैलेंसी छोड़ के भी, कोवैलेंसी 4 वैलेंसी छोड़ के भी वो दिखा सकता है कुछ और वैलेंसी, ठीक है। अब ये अगर खत्म हो गया तो हम आ जाते हैं किस में आ जाते हैं भाई, बोराक्स में आ जाए, हटा इसको, चलो करते हैं बोराक्स फॉर्मेशन, बोराक्स में आते हैं भाई। अब बोराक्स कैसे फॉर्म होता है भाई, तो H3BO3 को क्या बोले थे हम, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 को क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ऑर्थोबोरिक एसिड में हम क्या डाल देंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, Na2CO3 डालेंगे भाई, Na2CO3 डालेंगे, क्या फॉर्म होगा, बोराक्स फॉर्म होगा, Na2B4O7 प्लस CO2 फॉर्म होगा भाई, प्लस H2O। अच्छे से दिखाई दे रहा है तो अच्छे से छाप लो इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो है भाई, ये बोराक्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, Na2B4O7 CO2 प्लस H2O। अब ये खाली H2O ऐसा नहीं रहता है, इसका अलग सा फॉर्मेशन दिखाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे बोराक्स का, जिससे क्वेश्चन भाई आता है। कैसा फॉर्मेशन होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है बोराक्स, Na2B4O7 बीर, बोराक्स बीर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये होता है भाई बोराक्स का फॉर्मेशन, बोराक्स का प्रिपरेशन भाई, बोराक्स का प्रिपरेशन होता है। ये देख लिया बोराक्स का प्रिपरेशन, हटाते हैं इसको, चलो बोराक्स का प्रिपरेशन देख लिया, हटाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए भाई, बोराक्स का स्ट्रक्चर। जैसे बोराक्स फॉर्म रहता है, बोराक्स पता है कैसे रहता है, वो हाइड्राइड फॉर्म में रहता है भाई, Na2B4O7 और रहता है भाई 10H2O, Na2B4O7 10H2O। इसको छोड़ के भी अगर कुछ स्ट्रक्चर दे दे तो वो ऐसे फॉर्म में भी रहता है, Na2B4O5 OH4, ठीक है, Na2B4O5 OH4 और साथ में भाई रहता है 8H2O, Na2B4O5 OH4 8H2O। इस फॉर्म में भी बोराक्स को देखा जाता है भाई, इस फॉर्म में भी बोराक्स को देखा जाता है, ठीक है, बोराक्स को देखा जाता है। अब इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, कितना ब्रीजिंग बॉन्ड होता है, कैसा BOB बॉन्ड आता है, BOH कितना फॉर्म होता है, उससे हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो बोराक्स, ये दोनों का फॉर्म में भी दे सकता है, दोनों को ही बोला जाता है क्या भाई, बोराक्स बोला जाता है, दोनों को ही बोला जाता है
बोराक्स, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है, अपने आंख बंद करके ऐसा, आंख बंद मत करो भाई, फिर ड्राइंग ही नहीं कर पाओगे। आंख नहीं बंद करो, आंख बंद ना करके ये ऐसा ड्रॉ कर लो, बीच में ऑक्सीजन घुसाओ, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन घुसाओ, यहाँ पे भी बीच में ऑक्सीजन घुसाओ और यहाँ पे भी बीच में ऑक्सीजन घुसा दो। बोरोन के साथ OH ड्रॉ करो, इस बोरोन के साथ OH ड्रॉ कर दो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH। ऐसा ड्रॉ करने के बाद भाई बीच वाला जो बोरोन है उसको कार्बन ऑक्सीजन के साथ भाई बाइंड कर दो, बीच वाला बोरोन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर दो। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन टेक मार्जरा आ जाता है, इस बोरोन के अंदर माइनस चार्ज दे दो, इस बोरोन के अंदर भी माइनस चार्ज दे दो। तो ये हो गया भाई, इसके साथ बाहर में कर दो क्या, इसको ऐसा रख के, मतलब बाहर 2Na+ लिखो, बाहर 2Na+ लिखो और यहाँ पे 8H2 कर दो भाई, 8H2 कर दो। ये हो गया टोटल बोराक्स का स्ट्रक्चर भाई, टोटल बोराक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये स्ट्रक्चर छाप लो, अच्छे से छाप लो। यहाँ पे बोरोन है, बीच में वो एक ऑक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे भी लिंकेज है, यहाँ पे भी लिंकेज है। टोटल बीओबी बॉन्ड कितना है अच्छे से देख लेते हैं भाई। टोटल बीओबी बॉन्ड 1 2 3 4 5 भाई, 5 टोटल बीओबी बॉन्ड है। टोटल बीओबी बॉन्ड क्या है भाई, देख लिया ऊपर का बोराक्स का स्ट्रक्चर हटाए तो इसका अगर नेमिंग कंपोजिशन हटा दे तो बीओबी टोटल बॉन्ड आ गया क्या भाई, बीओबी टोटल बॉन्ड आ गया भाई 5 बॉन्ड है बीओबी, 1 2 बीच वाला 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये दो बोरोन जो दिखाता है, ये जो बोरोन है ऊपर वाला नीचे वाला बोरोन, वो दिखाता है भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला बोरोन दिखाएगा sp2, ये वाला बोरोन भी दिखाएगा sp2। अब जो ये दो साइड का बोरोन है ये दिखाता है भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला बोरोन भी दिखाएगा भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो दो बोरोन हो गया बोराक्स का sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड और दो बोरोन जो बाकी रह गया भाई वो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 2 बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और बाकी का जो दो बोरोन है मैंने अलग से दिखा दिया है मार्क करके, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 और sp3 दो बोरोन हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हो गया बोराक्स का स्ट्रक्चर, ये छाप लो अच्छे से। यहाँ मैंने माइनस चार्ज इस बोरोन पे और इस बोरोन पे माइनस चार्ज दिया है, ठीक है। ये हो गया क्या बोराक्स का जो स्ट्रक्चर हो गया, जहां में दो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और दो बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसको छाप लेने के बाद, छाप लो जल्दी से छाप लो। इसके बाद बहुत सारी रिएक्शन देखनी है भाई, पहले छाप लो इसको, अच्छे से छापो इसको, ठीक है। यहाँ पे बीओबी बॉन्ड छोड़ के बीओ बॉन्ड भी पूछा जा सकता है भाई। बीओ बॉन्ड कितना है भाई, बीओ बॉन्ड कितना है अच्छे से देख के बताना मुझे। बीओ बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब बीओ बॉन्ड भी होता है यहाँ पे, करीब नहीं 12 ही बीओ बॉन्ड होता है, 12 बीओ बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। 12 बीओ बॉन्ड्स आर देयर। एक बार अच्छे से देख ले 12 बीओ बॉन्ड्स ही होता है क्या, एक बार देख ले अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक्सट्रीमली सॉरी भाई 12 नहीं होता है, 14 बीओ बॉन्ड होता है। 14 बीओ बॉन्ड्स आर देयर इन बोराक्स स्ट्रक्चर एंड क्या बीओ भी होता है इसका, 5 ही बीओबी बॉन्ड होता है। ये फॉर्मेशन देख लिया सबने, फॉर्मेशन देख लिया सबने, ठीक है, हो गया। अब इसको हम हीट करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हीट करेंगे, छाप लो, हो गया भाई। हम इसको हीट करेंगे बोराक्स को, देखते क्या होता है हीट करने के बाद। इसका भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट भाई इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो स्ट्रक्चर था क्या भाई, Na2B4O7 और क्या भाई 10H2O। इसको अगर हम हीट कर देंगे, हीट ऐसा नहीं करेंगे भाई 100 डिग्री करेंगे, वो भी बोल देती हूँ भाई 100 डिग्री करेंगे। फॉर्म क्या होगा भाई, पहला ये पानी है ना, पानी हटेगा, पहला पानी हटेगा, Na2B4O7 प्लस 10H2O, इसको बोला जाता है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट बोला जाता है भाई, सोडियम मेटाबोरेट बोला जाता है Na2B4O7। पानी निकल गया। अब इस मिक्सचर को फिर से हीट कर देंगे भाई, करीब इस मिक्सचर को फिर से हीट कर देंगे। हीट करने के बाद एक ग्लासी बीड बनता है, लिक्विड बनता है भाई, लिक्विड बनता है जिसको बोला जाता है, क्या फॉर्म होता है Na BO2 प्लस बोरिक ऑक्साइड, Na BO2 प्लस बोरिक ऑक्साइड। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसको भाई बोला जाता है ग्लासी बीड। ये एक लिक्विड फॉर्म होता है भाई, व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्म होता है Na BO2 प्लस B2O3, व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्म होता है जिसको भाई हम सॉलिडिफाई करके एक ग्लासी बीड बना देते हैं, जिस बीड का कलर होता है भाई व्हाइट। लेकिन इसका बहुत सारा रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन है, वही रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा नीट जेमेंस एडवांस में, उसी का क्वेश्चन हम करेंगे। देख लिया, जो बोराक्स होता है उसको हम हीट कर देंगे भाई। हीट करने के बाद उसमें से पानी निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद भाई फिर से उसको जो मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, इसको बोला जाता है भाई सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम भाई मेटाबोरेट, इसको बोला जाता है सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट को फिर से अगर हम हीट करेंगे तो बन जाएगा Na BO2 और B2O3 का मिक्सचर, जिसका स्ट्रक्चर भाई होता है लिक्विड ग्लासी बीड। लिक्विड बीड नहीं बनता है भाई, तब लिक्विड व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्मेशन होता है। उसको सॉलिडिफाई करने के बाद ग्लासी बीड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका कलर भी होता है भाई एकदम सादा सफेद व्हाइट, ठीक है। अब इसके साथ बहुत सारा रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन पहले छाप लिया, तो इसको हटाते हैं भाई, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के बाद जो हम करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कर देंगे। अब ग्लासी बीड लिखेंगे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिखने वाला भाई हम, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिखने वाला हम, ठीक है। ग्लासी बीड के साथ पकड़ लो, मैंने दे दिया कॉपर का ऑक्साइड, तो फिर ये क्या बना देगा, Cu, ये भी बना देगा एक बीड जिसका कलर चेंज होगा भाई, CuBO2 तो ग्लासी बीड व्हाइट कलर से इसका हो जाएगा क्या, ब्लू बीड। ग्लासी बीड से इसका कलर हो जाएगा भाई ब्लू बीड हीट देने से। अब फिर से वही ग्लासी बीड मतलब Na BO2 प्लस B2O3 जिसको बोला जाता है ग्लासी बीड। इस ग्लासी बीड में अगर हम फिर से दे देते कोबाल्ट का ऑक्साइड देने में इस पे भी अगर हीट दे दे भाई, इस पे भी अगर बच्चे हीट दे दे तो क्या बनता है भाई COBO2, इसका भी कलर हो जाता है भाई ब्लू बीड, इसका भी कलर होता है भाई ब्लू बीड। कोबाल्ट है भाई, ये कोबाल्ट है, ठीक है बच्चे, कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट BO2 इसका कलर हो जाता है ब्लू बीड। ग्लासी बीड इसका कलर क्या होता है भाई, व्हाइट कलर का होता है। ये भाई व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर से इसका ट्रांजिशन हो गया क्या, कॉपर में कोबाल्ट में, दोनों का बोरेट स्ट्रक्चर में इसका कलर हो गया क्या, ब्लू बीड। अब इसमें और भी एक रिएक्शन देखेंगे जो टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ होता है भाई, इसका और भी एक रिएक्शन देखेंगे जो होता है भाई टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ। पकड़ लो, ये पकड़ नहीं लो, यही होता है, पकड़ मत लो, कुछ चीज भी कुछ कोई भी चीज ना देख के पकड़ नहीं लेना, जरूर इसको एक बार कॉपी में जाके, बुक में जाके, किताब में जाके देखना। ग्लासी बीड ले लिया मैंने, ग्लासी बीड ले लिया, इसके अंदर मैंने दे दिया टाइटेनियम ऑक्साइड, उसको कर दिया भाई हीट। टाइटेनियम ऑक्साइड का कलर जो या फॉर्मेशन जो होगा TiBO2, इसका
कलर भाई हो जाएगा येलो बीड। येलो बीड क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है भाई, इसको अच्छे से छाप लो। यहाँ पे भी ग्लासी बीड जो मैं बोली थी, व्हाइट कलर से कलर का ट्रांजिशन हो गया येलो बीड में, टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हीट के प्रेजेंस में इसने ये वाला कॉम्बिनेशन बना दिया, जिसका कलर हो गया क्या भाई येलो बीड। अच्छे से देख लो, देखने के बाद मुझे बताना, देखने के बाद मैं हटा दूंगी इसको, ठीक है, देखने के बाद हटा देंगे भाई इसको, ठीक है। रिएक्शन अगर हो गया तो फिर जाएंगे, रिएक्शन अगर हो गया तो फिर हम जाएंगे भाई ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब H3BO3 का प्रिपरेशन में। बोराक्स का जितना था जो था यही था, इसके पहले इसके आगे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इसका खेला खत्म हो गया, इससे और कुछ नहीं खेल सकते हम। इसके साथ बहुत किट खेल लिया, अब इसके बाद हम खेलेंगे किसके साथ, हम खेलेंगे H3BO3 के साथ। तो पहला ही बनेगा इसका प्रिपरेशन भाई, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड कैसा बनता है भाई, बोरिक एसिड कैसे बनते हैं, हम बोराक्स में दे देंगे क्या, बोराक्स मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ एनहाइड्राइड बोराक्स लेंगे भाई, H2 वाला बोराक्स नहीं लेंगे। अगर रिएक्शन कर देते चलो Na2B4 O7 में हम भाई दे देते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ भाई पानी शुद्ध पानी डिस्टिल्ड वाटर, ऐसे ही कुछ दे देते हैं। Na2B4 O7 में हम दे देंगे H2SO4, उसके साथ भाई पानी दे देंगे, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और भाई हो जाएगा बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। कोई इस H3BO3 को BOH होल भी लिख देता है, अगर खोल के देखोगे तो देखोगे H3BO3 ही होता है भाई, खोल के देखोगे तो देखोगे भाई H3BO3 ही होता है। तो H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड को BOH होल भी किताब में दिया जाता है, कोई लिखता भी है। मतलब प्रिपरेशन कैसा होता है, बोराक्स के साथ अगर H2SO4 दे दे और H2O दे दे, एक सर्टेन टेंपरेचर पे क्या बन जाता है भाई, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है भाई, और H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। तो ये अगर बना लिया तुमने, सब लोगों ने अच्छे से बना लिया, घर में बना लिया, घर में मत बनाने की कोशिश करो, इतना केमिकल बेकार खर्चा होगा, ठीक है। ये अगर हो गया तो हाँ वो भी बात है भाई, प्लैटिनम लूप लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा भाई, प्लैटिनम लूप के अंदर होता है भाई। हो गया, ये खेला खत्म हो गया। करने के बाद इसको हम देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, बॉन्डिंग वगैरह देखेंगे कुछ बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड तो बहुत खेल लिया, बोरिक एसिड बना लिया, अब बोरिक एसिड का बॉन्डिंग बनाएंगे। हम ले लेते हैं BOH होल 3, ये होता है बोरिक एसिड। अब इसका बॉन्डिंग होता है भाई, ये दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भाई दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भाई होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है भाई, बोरोन यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और भाई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है भाई। अच्छे से जान लो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है भाई एकदम बेंजीन की तरह, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका देख लेते हैं पहले। BOH होल 3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे BOH, यहाँ पे एक O ऐसा H, और यहाँ पे एक O ऐसा H, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ ऐसा करेगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला भी, इसको भी क्या मिलने वाला है, ऐसा करके ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसा करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इसको थोड़ा साइड में, मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा करके लिख लेने से बेंजीन की तरह दिखने में हो जाएगा ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया, फिर इसके साथ बॉन्ड करेगा कौन, OH हो गया। फिर ये यहाँ पे एक तुम दे दो बोरोन, फिर यहाँ पे फिर से दे देना O, उसके बाद दे देना H, तो ये वाला ऐसा करके वो बहुत सारा BOH होल 3 सबके साथ स्ट्रक्चर बना के H बॉन्डिंग बना देगा। तो ये क्या बना रहा है भाई, H बॉन्डिंग बना रहा है, जिसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है भाई sp2, और इसका स्ट्रक्चर भाई हो जाता है 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर भाई, 2 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। 2D लिखने के बाद मैं लिख देती हूँ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है भाई इसका, ठीक है। H3BO3 ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, जिसमें बोरोन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो हो गया क्या, ये जो हो गया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है। अब H3BO3 का कुछ रिएक्शन भी देख लेते हैं भाई। H3BO3 के हीट देने के बाद क्या बनता है भाई, पकड़ लो, BOH होती है या फिर H3BO3, इसको हम 100 डिग्री इसको देते हैं, तो बोरिक एसिड में हम हीट दे दिए भाई, बोरिक एसिड में हम लोग हीट दे दिए। तो हीट देने के बाद इसमें क्या होना चाहिए, हीट देने के बाद इसमें भाई होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने के बाद इससे बनेगा जो H3BO2, उसमें अगर 160 केल्विन दे दे, ये मेटाबोलिक एसिड होता है भाई, ये मेटाबोलिक एसिड होता है, मेटाबोलिक एसिड H3BO2 को बोला जाता है मेटाबोलिक एसिड। इसमें अगर 160 केल्विन टेंपरेचर दे दे, एकदम नीट और जेई मेंस के हिसाब से लिखा रही हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखा रही हूँ जो नहीं लिखा रही हूँ वो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए नहीं करवा रही हूँ नहीं है भाई, सब कुछ पॉइंट दिखा रही हूँ, एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ, एक पॉइंट नहीं छोड़ी हूँ, सब कुछ देखो यही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है भाई, इसीलिए करवा रही हूँ। 100 डिग्री में H3BO3 से बनेगा मेटाबोलिक एसिड, इसको अगर 160 डिग्री देंगे तो बन जाएगा भाई H2B4 O7, टेट्राबोलिक एसिड बोला जाता है भाई, टेट्राबोलिक एसिड इसको बोला जाता है, टेट्राबोलिक एसिड, ठीक है भाई, टेट्राबोलिक एसिड। और अगर इस टेट्राबोलिक एसिड को फिर से हम हीट दे दे तब बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा भाई B2O3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको बोला जाता है बोरिक का ऑक्साइड फॉर्मेशन। अच्छे से देख लो, छाप लो, इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन है भाई ये, ठीक है। बोरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया इसमें, ठीक है, हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये हो जाने के बाद, इसका खेला खत्म होने के बाद H3BO3 का स्ट्रक्चर देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी H3BO3 दिखाता है। उसके बाद इसको जो कंसेक्यूटिवली हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, फाइनली वो B2O3 बनता है, वो भी देख लिया। अब जाएंगे हम डाइबोरेन में भाई, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन मतलब भाई वही चीज, BH3 का डाइमर B2H6, उसको बोला जाता है क्या भाई, डाइबोरेन। मतलब क्या, B2H6, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पहला हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन। 3 वे में इसका प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन से बहुत ही क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली। LiAlH4 में अगर हम दे देते हैं BF3 को, LiAlH4 का अगर हम दे देते हैं BF3 को, क्या बन जाएगा भाई, पहले तो बनेगा जो हमको बनाना चाहिए B2H6, उसके बाद भाई बनेगा LiF, और बाद में भाई बन जाएगा
AlF3, बाद में बन जाएगा AlF3। ये एक प्रिपरेशन का स्टाइल है। दूसरा प्रिपरेशन का स्टाइल मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, कर लेंगे। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 में हम डाल देंगे भाई I2 डालने के बाद क्या बनेगा भाई NaI जरूर, हाँ जी मैम NaI तो जरूर बनेगा, NaI बनेगा और साथ में भाई बन जाएगा B2H6 और बन जाएगा भाई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बन जाएगा। थर्ड प्रिपरेशन अगर कोई होगा तो वो एक ही होगा, उसको भी जान लेंगे, सोडियम हाइड्राइड है, उसके अंदर हम BF3 को डाल दिए, BF3 को डालने के बाद क्या बनेगा भाई NaF बनेगा और भाई बन जाएगा डाइबोरिन। ये तीनों रिएक्शन डाइबोरिन का प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर क्वेश्चन में देता है, जरूर भाई क्वेश्चन में देता है, अच्छे से देख लो। फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, B2H6 का डाइबोरिन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंगल, लेंथ, ब्रिजिंग लेंथ, टर्मिनल लेंथ, कितना उसका लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है, टर्मिनल और ब्रिजिंग का एंगल। तो ये सारा प्रिपरेशन डाइबोरिन का हम कर लिए। डाइबोरिन का जो प्रिपरेशन होगा इसके बाद इसका स्ट्रक्चर में जाएंगे। जो जहाँ पे बनाना खाते हो रोज तुम लोग, एक केला तो खा लो यार, केला खाने से पेट ठंडा रहता है, दिमाग भी तुम लोगों का ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो चलो ठीक है, केला वेला खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ, खाना खाओ, थोड़ा सा सो, और क्या यही बोलूंगी मैं। तो B2H6 का स्ट्रक्चर आ जाता है भाई, इसको बोला जाता है भाई बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे बनता है भाई, बचपन से ऐसे सबके मुंह में सुनते आ रहे हैं, मैम हमको नहीं बनाना आता है, मैम हमको नहीं बनाना आता है, आप थोड़ा बना दीजिए कैसे बनता है, ठीक है आप थोड़ा बना दीजिए। तो ये लो भाई बना दिया मैंने, B2H6 का फॉर्म बना दिया भाई। ये होता है 2 हाइड्रोजन ब्रिज में रहता है, 4 हाइड्रोजन क्या रहता है भाई, 4 हाइड्रोजन रहता है टर्मिनल। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कितना एटम रहता है इन प्लेन, इन प्लेन का एटम होता है भाई 6 एटम इन प्लेन में रहता है भाई, 6 एटम रहता है इन प्लेन, 6 एटम्स आर इन प्लेन। कौन सा वाला 6 एटम, ये वाला बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोग इन प्लेन, 3 6 एटम्स ये इन प्लेन में रहता है, एक प्लेन में रहता है। और जो ब्रीच करता है जो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ऊपर प्लेन से ऊपर रहता है, प्लेन से ऊपर रहता है, तो इसको हम ब्रीजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ब्रीजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 6 एटम आर इन प्लेन, 6 एटम्स आर इन प्लेन होता है भाई B2H6 में। डाइबोरिन में 6 एटम्स आर इन प्लेन होता है भाई। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है ये तो हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में एंगल देख लो, यहाँ का जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है, यहाँ का जो एंगल होता है वो 79 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चे, 79 डिग्री होता है। और यहाँ का जो एंगल होता है भाई मेरे, यहाँ पे 101 डिग्री दिखाता है, ठीक है एंगल देख लो इंपॉर्टेंट है, 79 डिग्री, 120 डिग्री और भाई 101 डिग्री होता है, ठीक है 101 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, ठीक है हो गया सबका, हो गया ये, ठीक है। यहाँ का जो बाहर का एंगल होता है 120 डिग्री, अंदर का एंगल जो होता है वो 79 डिग्री। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड क्यों आ गया भाई, ऐसा करके सिंगल बॉन्ड में ब्रिज फॉर्म करेगा B2H6। तो क्या हो गया, 6 एटम्स आर इन प्लेन और 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स ब्रिज में है, ब्रिज करके रखा है 2 हाइड्रोजन एटम ने, ऊपर उठ के रखा है, ये प्लेन से ऊपर उठ के, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये 2 हाइड्रोजन क्या ऊपर उठ गया है, तो ये क्या प्लेन में नहीं है, ब्रिज में ब्रिज फॉर्म कर लिया है। इसके एंगल से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको बोला जाता है भाई बनाना बॉन्ड। कैसे बनाना फॉर्म करता है देखो, बनाना की तरह ये स्ट्रक्चर करता है। जैसे पकड़ लो ये बोरोन, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड बोरोन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से एक, यहाँ से एक, इसका ऑर्बिटल को ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ से यहाँ से। अब ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी भाई हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और बीच में यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सेंटर हो गया कितना भाई देखो, B2H6 का सेंटर हो गया कितना भाई देखो, सेंटर हो गया 1 2 3। इस बॉन्ड को देखेंगे पहले, ये बनाना का शेप में होता है, मुझे ड्रॉ आउट उतना अच्छा नहीं आता है भाई, लेकिन बनाना बॉन्डिंग दिखाता है। अगर B2H6 कोई पूछ ले तो बोलना बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों सेंटर में दो ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है। कैसा कंट्रीब्यूशन भाई देख लो, बोरोन का एक सेंटर, ये बोरोन का एक सेंटर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल होता है भाई, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा गोल, पी ऑर्बिटल का ऐसा करके हम डबल शेप देख लिए, बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिया, जो टर्मिनल का 4 हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग का जो है भाई, ब्रिजिंग का भी होता है भाई 2 हाइड्रोजन, तो ये है इसको गोल कर दिया हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इसलिए क्योंकि इस ऑर्बिटल का होता है शेप गोल, सर्कल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तीनों सेंटर में क्या बोला मैंने, बोरोन का एक क्या अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहता है भाई, वो क्या होता है बेसिक, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है भाई, वो क्या ही दे पाएगा बेचारा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये बोरोन कुछ नहीं दे पाएगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे करके ये 3 सेंटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसको बोला जाता है 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड रहता है, और इसको क्या बोला जाता है भाई बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन। लिख ले, कहीं पे लिख ले, कहीं पे लिख ले, कहाँ पे लिखे भाई, इसको बीच में लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है बनाना बॉन्ड, इसको बोला जाता है भाई बनाना बॉन्ड। यही B2H6 डाइबोरेन, सबका प्यारा नन्हा जो डाइबोरेन है वो क्या दिखाता है भाई बनाना बॉन्ड, जिसका स्ट्रक्चर भाई ये होता है। स्ट्रक्चर अगर सबने देख लिया तो हम आगे बढ़ना चाहिए, हमको हम आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है हो गया भाई। अगर हो गया तो इसको हटाए, हो गया तो हटाए इसको। ये जो बाहर का एंगल है पता है, बाहर का एंगल क्या बोला 120 डिग्री, ठीक है। अंदर का जो एंगल है क्या बोला 97 डिग्री, ये जो एंगल है ये होता है 97 डिग्री। अगर पहला ड्राइंग में ऐसा कुछ 79 वगैरह दिखाया तो वो गलत हो गया, वो LCL वाला में था, ये वाला में मैंने एक ही चीज बार लिख दिया, LCL का जो अंदर का एंगल है 79 डिग्री दिखाएगा, लेकिन B2H6 में ये वाला एंगल अंदर का जो BH3 एंगल का BH का एंगल होगा वो 97 और बाहर का 120 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 101 डिग्री होगा भाई। वो वाला एंगल क्या होगा भाई, वो वाला एंगल 101 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 एंगल इंपॉर्टेंट है, बाहर का एंगल अंदर का एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाता है, अगर हो गया तो छाप लिया, तो हटाते इसको। 6 एटम्स आर इन प्लेन और 2 हाइड्रोजन क्या रहता है भाई ब्रीच करके रहता है, 2 हाइड्रोजन भाई ब्रीच करके रहता है, ठीक है हो गया इसका माजरा हो गया। अब डाइबोरेन का तो कुछ रिएक्शन तुमको दिखाया था पहले से ही, डाइबोरेन का रिएक्शन दिखाया था, जैसे डाइबोरेन में अगर अमोनिया एक्सेस में डाल दे तो क्या बनता है भाई, अमोनिया एक्सेस में डाल दे तो बोरोन नाइट्रेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्राफाइट भाई, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। उसमें अगर B2H6 और चलो लिख लेते हैं, अगर हम B2H6 में NH3, अगर हम B2H6
अगर हम B2H6 में NH3 1:2 रेशियो में डाल दे तब इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? B3N3H6, B3N3H6 जिसको बोला जाता है भाई इनऑर्गेनिक। पहला वाला क्लास पिछले वाले मेरा अगला लेक्चर में पी ब्लॉक का ही लेक्चर में मैंने बताया इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है भाई इसको, बेंजीन की तरह दिखता है। B3N3H6 जब B2H6 और NH3 का रेशियो 1:2 में रहेगा तो मतलब एमोनिया ज्यादा रहेगा हाई टेंपरेचर में, क्या बन जाएगा भाई? ये B3N3H6 इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। चलो हो गया, तो इसको हटाते। अब बोरोन का कुछ आइसोटोप होता है, बोरोन का जैसा B10 और B11 रहता है भाई, B10 और B11 रहता है बोरोन का। उसका हम कुछ देख लेंगे, उसका हम ऐसा कुछ देख लेंगे। 2 आइसोटोप्स रहते हैं भाई बोरोन का, 2 आइसोटोप्स रहता है ऐसा जो दिखाई देता है हम लोग को। अब ये किस चीज में लगता है भाई? बोरोन का कोई बोरोन कार्बाइड का कोई रॉड ले लो, ये क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी को रोकता है। कैसे? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोरोन कार्बाइड का कुछ रॉड में रॉड अगर ले लेंगे वो क्या न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? वो रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस करेगा भाई, रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस करेगा। जैसा बोरोन का कुछ रॉड मतलब बोरोन का जो मतलब 10 वाला B10 वाला जो आइसोमर है वो क्या करेगा भाई? B510 ये क्या करेगा भाई? न्यूट्रॉन लेगा, न्यूट्रॉन लेके क्या बनाएगा? ये बना देगा, न्यूट्रॉन लेके बना देगा 10 प्लस 1 प्लस होके 15 और यहाँ पे प्लस होके ये क्या? ये जो हो गया ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका जो रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस कर दिया। रेडियो एक्टिविटी रिड्यूसर की तरह एक्ट करता है भाई B5O10 रेडियो एक्टिविटी रिड्यूसर की तरह यूज किया जाता है बोरोन का। ठीक है, बोरोन का ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो गया तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं भाई? इसके बाद हम करने वाले हैं क्या? थोड़ा बहुत इसका मतलब सब कुछ हो गया खत्म। इसमें कुछ चैप्टर में है नहीं खास बात, इसमें जुनून जज्बा कुछ बात नहीं, इसलिए मैंने लास्ट करवाया, इसलिए मैं लास्ट करवाई हूँ। करवाई जो भी मैं बोल रही हूँ इसको दिमाग में और मन में ना लेना, बस पढ़ाई में ध्यान देना। क्या ध्यान देना? पढ़ाई में ध्यान देना। तो हो गया ये रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस कर दिया। तो इसके बाद अगर हम किसमें जाएंगे? किसी में जाएंगे डाइवोरेन कर लिया, ऑर्थोबोरिक एसिड कर लिया हमने, बोराक्स बीट कर लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, सब कुछ देखने के बाद हम क्या करेंगे? अब जाएंगे हम धीरे धीरे भाई ये एल्यूमिना में Al2O3 में। अब एल्यूमिना किस काम में लगता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एल्यूमिना तो गैसोलीन प्रोडक्शन में भी लगता है भाई, गैसोलीन प्रोडक्शन में एल्यूमिना क्या होता है भाई? एल्यूमिना का चीज इंपॉर्टेंट, एल्यूमिना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यूजेस देखेंगे, यूजेस देख रहे हैं हम एल्यूमिना का यूज देखेंगे, उसके बाद AlCl3 का भी यूज देखेंगे। ठीक है, हम यूजेस देखेंगे एल्यूमिना का। अब एल्यूमिना क्या होता है भाई? एल्यूमिना गैसोलीन में नहीं लगता है, AlCl3 गैसोलीन में लगता है। ये भाई क्रोमेटोग्राफी में लगता है भाई, क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज है। एल्यूमिना का यूज होता है क्रोमेटोग्राफी में हम एल्यूमिना को यूज करते हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी में हम एल्यूमिना को यूज करते हैं। और फिलहाल तो एल्यूमिना बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन में लगता है। हाई विथस्टैंड मतलब रिफ्रैक्टरी में इसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ये हाई विथस्टैंड टेंपरेचर विथस्टैंड कर सकता है। रिफ्रैक्टरी में भी एल्यूमिना का स्पिनल वगैरह कुछ बना सकते हैं हम। ठीक है, तो स्पिनल जो हाई टेंपरेचर को विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, एल्यूमिना से जो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट कुछ स्पिनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या भाई? रिफ्रैक्टरी मतलब रिफ्रैक्टरी में जो हाई टेंपरेचर विथस्टैंड होता है उसमें भी एल्यूमिना का फंक्शन होता है। तो ये कैटलिस्ट के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है भाई। एल्यूमिना अच्छा कैटलिस्ट है, सेरामिक कैटलिस्ट। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में भी यूज किया जा सकता है। अब बात आ जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का भाई यूज क्या होता है भाई? इसको हम डाई की तरह यूज कर सकते हैं भाई, डाई की तरह यूज कर सकते हैं। और क्या परफ्यूम में भी यूज होता है भाई, ये परफ्यूम में भी यूज होता है। और सबसे खास बात तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैसोलीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैसोलीन में भी यूज किया जाता है। इसका यूज होता है भाई, इसका यूज होता है भाई AlCl3 का डाई परफ्यूम क्रीम और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैसोलीन में भी AlCl3 का यूज किया जाता है भाई, AlCl3 का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ बाकी रह गया तो बाकी क्या रह गया भाई? एलम, फिटकिरी। फिटकिरी क्या बोलता है हिंदी में? हम लोग तो फिटकिरी बोलते हैं, बंगाली में फिटकिरी बोला जाता है किसको भाई? पोटाश एलम को, पोटाश एलम। ठीक है, हटा इसको। अब आ जाता है क्या? एलम आ जाता है भाई। उसका फंक्शन तो सबको पता है, उसका फंक्शन तो सबको पता है। वो फिटकिरी उसका फंक्शन क्या होता है भाई? लेदरिंग टैनिंग होता है, लेदरिंग टैनिंग में यूज किया जाता है। या फिर क्या होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में हम फिटकिरी डाल देते हैं। जब ऐसा मतलब जो बदन में ऐसा खुजली कुछ होता है तो पानी में डाल देते हैं फिटकिरी, तो ये सब ठीक हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम क्या एलम यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, K2SO4 Al2SO4 होल 3 भाई 24H2O। ठीक है, इसको बोला जाता है भाई क्या? एलम बोला जाता है भाई, एलम, एलम बोला जाता है इसको। इसका यूज क्या है भाई? इसका यूज होता है क्या? इसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन। और दो में क्या बोला जा सकता है? लेदरिंग टैनिंग, लेदर टैनिंग, लेदर को टैन करने के लिए। ठीक है, लेदर को टैन करने के लिए लेदर टैनिंग। इन सब चीजों में भाई एलम का यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इन सब में भी एलम का यूज होता है। अगर खत्म हो गया तो इसको हटाते हैं भाई, खत्म हो गया तो इसको हटाते हैं। तो जो है ग्रुप 13 में यही थोड़ा सा बात था, बहुत ही बकवास का बात था। बकवास तो नहीं बोलेंगे भाई, इसका क्वेश्चन भी आता है जहां से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। B2H6 का स्ट्रक्चर, AlCl3 का स्ट्रक्चर, उसका एंगल, ब्रिजिंग और टर्मिनल एंगल, उसका बॉन्ड लेंथ, इससे क्वेश्चन आता है भाई। इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाना बॉन्ड कौन दिखाता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन दिखाता है? B2H6 दिखाता है। 3 सेंटर क्यों है भाई? कितना इन प्लेन रहता है? ब्रिजिंग में कितना एटम्स रहता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और लुईस एसिडिटी के हिसाब से BF3 BBr3 BI3 उसका जो ऑर्डर है, BI3 सबसे अच्छा लुईस एसिडिटी दिखाता है क्योंकि उसका पी बाई बैक बॉन्डिंग उतना एफिशिएंट नहीं रहता है। तो बाहर का कोई भी आके उसको क्या देगा? लोन पेयर दे देगा अपना, तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगा, एनहांस हो जाएगा भाई एसिडिटी। ये होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, ये दिखाता है। ये BBr3 BCl3 ये वाला भी हाइड्रोलिसिस ऑर्डर अगर पूछे कोई, अगर कोई हाइड्रोलिसिस ऑर्डर पूछे तो हाइड्रोलिसिस ऑर्डर का ये भी देख लो भाई। BF3 BCl3 BBr3 और उसके बाद BI3 का अगर कोई हाइड्रोलिसिस ऑर्डर पूछे भाई, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर
ये भी जान लो भाई, अगर मैं बार बार बोल रही थी 2p2p ऑर्बिटल का पी पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पे, बोरोन का p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, 2p2p ऑर्बिटल, उसमें 2p2p ओवरलैप होने से p पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा, जो इसमें बहुत घटिया होगा, बहुत ही घटिया होगा। साइज ओवरलैप मिसमैच होगा, ऑर्बिटल का ओवरलैप मिसमैच होगा, d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होने से p पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ही घटिया होगा। घटिया होने से ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा था ना, वो पाई बॉन्ड ज्यादा बहुत ज्यादा वीक रहेगा, तो पानी आके अच्छे से उसको क्या अटैक कर पाएगा। तो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर भी ऊपर से नीचे जाते तक क्या होगा, इंक्रीजेस भाई, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर भी ऊपर से नीचे जाते तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये अगर हो गया तो इसको छापो। इसका क्लास 13 ग्रुप का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 13 ग्रुप खत्म हो गया भाई, इसमें कुछ था बात नहीं, जुनून नहीं था, दम नहीं था उतना ज्यादा, लेकिन दम जिसमें था वो वाला पार्ट मैंने करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन जब देखोगे तब समझ में आ जाएगा मैम ने क्या करवाया था। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल गुड बाय, स्वस्थ का ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, नमस्ते, बाय बाय मेरे दोस्तों।